ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए कांग्रेस पर हमला किया। योगी ने कहा कि 1947 की सबसे बड़ी सीख यही कि जब देश बटा तो लाखों जिंदगियां उजड़ी और भारत भी कमजोर हुआ। इसलिए जाति, क्षेत्र और मजहब के नाम पर बंटना नहीं चाहिए, बल्कि एकजुट होना ही भारत की मजबूती का रास्ता है। दिशा में एक स्वर में एक साथ चलने की कमी थी। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। 1947 में अगर कांग्रेस एक बार अड़ गई होती तो देश का विभाजन नहीं होता, देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता। सनातन काल से जो भारत एक भारत था, टुकड़ों में बढ़ गया। पहले लखनऊ में विभाजन की विभीषिका पर मौन यात्रा, फिर अयोध्या में रामलला की पूजा। जगह भले ही अलग अलग थे, लेकिन दोनों ही जगह योगी का रामबाण एक था, संदेश एक था। देश बटा तो लाखों जिंदगियां उजड़ गई, हजारों का कत्लेआम हुआ और सबके लिए जिम्मेदार कांग्रेस थी। लखनऊ में योगी ने मौन जुलूस निकाला। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 1947 के उस दर्द को याद किया जब देश बटा, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लेकिन योगी ने सवाल सिर्फ इतिहास से नहीं किया, बल्कि इस दौर की सियासत के लिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। 1947 में अगर कांग्रेस एक बार अड़ गई होती तो देश का विभाजन नहीं होता, देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता, देश का विभाजन नहीं होता और सरकार शक्ति के साथ रोकी होती। योगी ने उस समय की कांग्रेस की तुलना पीएम मोदी से करते हुए कहा कि अगर 1947 में मोदी या सरदार पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता। मोदी, पटेल जैसे पीएम होते तो अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता। योगी का निशाना सिर्फ 1947 तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने आज के बांग्लादेश का जिक्र किया, हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया और विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। कांग्रेस तब भी मौन, आज भी मौन। पाकिस्तान समर्थकों ने जो भूभाग नहीं भी मांगा था, वह भूभाग पंजाब का हो या बंगाल का, जबरदस्ती पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। यह शर्मनाक कृत्य क्या था? सत्ता के प्रति अति आतुर उस कांग्रेस ने, जिस पर इस देश ने आंखें बंद करके विश्वास किया। लखनऊ में विभाजन विभीषिका कार्यक्रम के बाद सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। वहां संतों के साथ रामलला के पूजन के बाद संतों के कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन मुद्दा वही रहा। रामलला की धरती से योगी ने फिर अपना पुराना रामबाण चलाया। योगी का रामबाण, हम बटे थे इसलिए कटे थे। दिशा में एक स्वर में एक साथ चलने की कमी थी। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। योगी ने विभाजन की त्रासदी को सिर्फ एक समुदाय की त्रासदी मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि 1947 में सिर्फ इंसान ही नहीं कटे, हिंदुस्तान की आत्मा भी बची। विभाजन का दर्द भारत भी कटा था। 14 अगस्त 1947 को आजादी के एक दिन पहले तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। वह भारत कटा तो हिंदू भी कटा। यानी योगी ने अतीत के जख्म, वर्तमान की राजनीति और भविष्य के भारत, तीनों को एक साथ जोड़ दिया। संदेश साफ है, 1947 की गलती को दोहराना नहीं, जाति, क्षेत्र, मजहब और राजनीतिक स्वार्थ के नाम पर बंटना नहीं।
और यही वजह है कि अयोध्या में रामलला के दरबार से लेकर लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस तक योगी का साफ संदेश है कि विभाजन की सबसे बड़ी सीख यही है कि बटेंगे तो कमजोर होंगे और एकजुट रहेंगे तो भारत मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। अब आपको मैं दिखाता हूं कि योगी फोर्स का डबल एक्शन कैसे काम करता है। 15 अगस्त से पहले यूपी एटीएस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और यह रेड सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस आतंकियों की तलाश में यूपी से 1500 किलोमीटर दूर पहुंची। आपको यूपी एटीएस के एक्शन की 2 तस्वीरें मैं जरा दिखाता हूं, वो दोनों तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर है उत्तर प्रदेश के हापुड़ की, जहां एक मस्जिद से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। दूसरी तस्वीर है कर्नाटक के कुलबर्गी की, जहां जाकर यूपी एटीएस की टीम ने 2 संदिग्ध आतंकियों को अरेस्ट किया, जिन्हें उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी है ताकि उनके एक एक गुनाह का हिसाब किया जा सके। यूपी से 1500 किलोमीटर दूर योगी फोर्स की सर्जिकल स्ट्राइक। यूपी एटीएस ने आईसिस की साजिश पर बुलडोजर चला दिया। योगी फोर्स ने साबित कर दिया है कि देश के दुश्मन किसी भी कोने में कहीं भी छिपे क्यों न बैठे हों, उनका बचना नामुमकिन है। कमरा चेक करो, कोई और तो नहीं है। यूपी एटीएस ने कर्नाटक के कलबुर्गी में बड़ी स्ट्राइक करते हुए आईसिस के 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। एक का नाम है समीर, जबकि दूसरे का नाम है सलमान। दोनों यूपी के रहने वाले हैं और कर्नाटक में एक बीफ फैक्ट्री में काम करते हैं। मगर आरोप है कि दोनों पाकिस्तानी एजेंट और आईसिस के संपर्क में थे। भारत की खुफिया जानकारी सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठनों को भेज रहे थे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया और एंटी नेशनल पोस्ट करते थे। youth from Uttar Pradesh, basically resident of Sadarpur in Sitapur district of Uttar Pradesh. Based on his suspicious social media activities, preliminary investigation has revealed that he was engaging in following certain social media accounts which were spreading anti-national content. यूपी एटीएस की टीम ने जब कलबुर्गी के उपलम गांव में एक घर पर रेड मारी तो पता चला कि दोनों संदिग्ध भारत में दंगा फैलाने की प्लानिंग कर रहे थे। दोनों संदिग्धों के कमरे से एक मैप मिला है, साथ ही कुछ ऐसी संवेदनशील चीजें मिली हैं जो उन्हें संदिग्ध बनाती हैं। पकड़े गए दोनों संदिग्ध कलबुर्गी में फेयर फैक्ट्री नाम की एक बीफ कंपनी में कई साल से काम कर रहे थे और वहीं से आईसिस के साथ भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप कॉल से संदिग्ध लगातार पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। फेसबुक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आईसिस के स्लीपर सेल से जुड़े हुए थे। दोनों संदिग्धों के खिलाफ कलबुर्गी के यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। वहीं जी मीडिया की टीम जब यूपी के सीतापुर में एक संदिग्ध समीर के घर पहुंची तो पता चला कि समीर 1 साल से गांव ही नहीं आया। साथ ही समीर के घर वाले और गांव के प्रधान उसे निर्दोष बताने लगे। वो 1 साल हो गया है, ईद के बाद गए थे, जो पिछली ईद है उससे पहले गए थे। हम लोग सीधे साधे लोग हैं, क्या सोचेंगे गरीबी में, बताइए आप। अच्छा। ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ सोचेंगे बोला? जी जी। नहीं, उसने नहीं किया है, मोबाइल उसका गिर गया था। अब जैसे जो पा गया सूरज नाम का लड़का, उसने मतलब आईडी जिसकी होगी पकड़ तो उसी की होगी ना। वो लड़का था एक साल से तो हम उसको देखा नहीं अभी यहाँ। अच्छा। बाकी ये सब लोग इनके जो 2-3 बहनें हैं, बाकी घर रहे सीधे लोग हैं ये सब लोग। अच्छा। कोई अभी तक ऐसा कभी दुआरे आते देखते या कुछ देखते कभी इनके ऊपर ये देखा गया नहीं। हालांकि समीर के गांव वालों से पता चला कि उसके खिलाफ पहले भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में यूपी पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, मगर अब मामला देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का है। लिहाजा यूपी एटीएस इसकी हिस्ट्री खंगाल रही है ताकि इनके गुनाहों का हिसाब हो सके। दिखाना चाहेंगे कि मोहम्मद समीर का जो घर है, घर की हालत को देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल घर की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन कर्नाटक में मोहम्मद समीर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और यूपी एटीएस ने सीतापुर से मोहम्मद समीर को उठाया है। राजकुमार दीक्षित, जी मीडिया, सीतापुर। अब सीतापुर के बाद आपको लेकर चलते हैं हापुड़, जहां जी मीडिया की टीम पहुंची।
और गिरफ्तार किए गए संदिग्धों के बारे में जानकारी हासिल की। पंद्रह अगस्त से ठीक पहले यूपी एटीएस की टीम ने हापुड़ के कुरशियान मस्जिद से 2 संदिग्धों को पकड़ा है। एटीएस की टीम को देखा और उन्होंने मोटरसाइकिल को यहां पर लगाया और मोटरसाइकिल लगा के वो दोनों इस मस्जिद के अंदर छिप गए थे। और ये जो नंबर है यूपी 15 AZ 1452, दोनों लड़के आए थे इसी बाइक से, बाइक को छोड़ दिया। क्या आप लोगों को लगा कि शुरुआती जांच में कि चोरी की बाइक है या क्या? हमें तो अभी तक पूरा मामले की जानकारी नहीं है, हमें तो सिर्फ फोन आया कह ले भाई ये बाइक खड़ी, ये ले आओ। इसी मस्जिद से दोनों संदिग्धों को यूपी एटीएस की टीम ने पकड़ा है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि वो दोनों कौन है, कहां से आए हैं, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। मस्जिद कमेटी के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान ये बताएं कि 2 लड़के इस मस्जिद में घुस गए थे, क्या जानकारी मिली? यूपी एटीएस की टीम आई थी। गांव वालों से मालूम, गांव वालों से मालूम। आपने क्या देखा? हमने कुछ नहीं देखा। यहाँ पर 2 लोग मस्जिद में आके घुस जाते हैं, क्या वो यहीं के थे या बाहर के थे? भाई हम तो असल में ऊपर थे। अच्छा। नमाज पढ़ाने को आते हैं बस नीचे। अच्छा। बाकी हमें नहीं पता कौन थे, कहाँ से आए थे। के गांव के मस्जिद में कोई घुस रहा, आप लोगों को कोई जानकारी नहीं? सब आसपास सुबह हमें क्या पता कौन आया कौन गया, हमें तो पता ही ना, पता ही नहीं है। सुबह की बात है, या उसके बारे में बताना नहीं चाहते आप लोग? नहीं, हमें कोई ऐसी भैया जानकारी, कोई ऐसी बात कोई है ही नहीं। देखिए गांव के तमाम लोग यहाँ पर भीड़ है, आप जानते हैं, आपने देखा? भाई साहब हम तो घर सो रहे थे। ये सो रहे थे। देखिए उस लड़के के बारे में कोई भी शख्स फिलहाल कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये यहाँ सो रहे थे, ये यहाँ पर नहीं थे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं। सारे लोग यहीं हैं, आप लोग यहीं पर रहते हैं, आप लोग जानते हैं? आप जानते हैं, आपने देखा था? तो देखिए इस गांव की हकीकत, जिस गांव से 2 संदिग्धों को एटीएस ने पकड़ के ले गई, और इस गांव के लोग कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। यूपी में माफिया और उसके काले साम्राज्यों के खिलाफ लगातार एक्शन होता रहता है। ऐसा ही बड़ा एक्शन एक बार फिर हुआ प्रयागराज में, जहां अतीक अहमद और उसके भाई के 150 करोड़ की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलने वाला है। ये वो ब्लैक मनी है, वो काला धन है जो अतीक ने माफियागिरी से कब्जाया था, और अभी इसी काली कमाई को जब्त करने का आदेश प्रशासन के पास आ चुका है। माफिया की जगह तो केवल मिट्टी में होगी। जितने माफिया थे वे सब माफिया जहन्नुम की यात्रा में चले गए हैं। योगीराज में माफिया या तो मिट्टी में मिल जाते हैं या फिर उनकी एक एक काली कमाई पर बुलडोजर चल जाता है। माफिया का हाल ऐसा होता है कि ना तो संपत्ति बचती है, ना ही रौब। और ऐसा ही एक माफिया था अतीक अहमद, जो कि मिट्टी में मिल चुका है। एक एक गुर्गे का इलाज हो चुका है और अब उसके बचे खुचे साम्राज्य का भी बोरिया बिस्तर पैक करने की तैयारी योगी फोर्स ने कर ली है। इसके तहत प्रयागराज और लखनऊ में माफिया की 155 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। ये सभी संपत्तियां अतीक की बेनामी संपत्तियां हैं, जिसका खुलासा राजस्व अभिलेखों के सत्यापन से हुआ। ये वो संपत्ति है जिसको पूर्व में कुर्क किया जा चुका है। कुछ इसी तरीके की बेनामी संपत्ति एक और जो है प्रयागराज पुलिस ने चिन्हित की है, और जल्द ही माना जा रहा है कि वहां पर भी जो एक्शन है प्रयागराज पुलिस का देखने को मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि माफिया ने करोड़ों की जो संपत्तियां हैं वो बेनामी तौर पर बनाई हैं। अतीक के जिन प्रॉपर्टीज पर एक्शन होगा उसमें 20 से ज्यादा संपत्तियां शामिल हैं। प्रयागराज के कालिंदीपुरम में पीडीए की जमीन पर कब्जा किया गया था। लखनऊ में 3 मकान हैं जो भी गुड्डू मुस्लिम के पैसे से खरीदे गए थे, लेकिन दस्तावेजों में नाम किसी और का है। दूसरे जो अपने करीबी लोग हैं उनके नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा रखे हैं। ऐसे में अब उन संपत्तियों का एक एक करके सत्यापन कराया जा रहा है, और इसी कड़ी में एक संपत्ति जो है वो प्रयागराज में चिन्हित हुई है, जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, और उसको विधिक प्रक्रिया अपना करके गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने की जो कोशिश है वो प्रयागराज पुलिस की है। इसके अलावा प्रशासन ये भी पता करने की कोशिश में है कि आखिर अतीक के कुनबे का पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि यूपी में अतीक का काला साम्राज्य खत्म करने के लिए प्रशासन लंबे समय से कार्रवाई कर रहा है। इसमें अतीक, अशरफ और उसके गैंग से जुड़े गुर्गों की करीब 1300 करोड़ रुपए की संपत्तियां
या तो गिरा दी गई या कुर्क कर दी गई हैं। माफियाती के अपराधों के किले को योगी प्रशासन ने बीते कुछ सालों में नेस्तनाबूद करके रख दिया और अब एक बार फिर जो उसके बचे खुचे काले साम्राज्य की निशानियां थी उनको भी मिटाने की बारी आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूरा देश जश्न आजादी की तैयारी में है। चारों तरफ तिरंगे की छवि आपको नजर आएगी। कल सरकारी समारोह में राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत गाया जाएगा, लेकिन धर्म और मजहब की राजनीति करने वाले कुछ लोग समाज को बांट रहे हैं। वो खुलेआम वंदे मातरम न गाने का ऐलान कर रहे हैं, लोगों को धर्म की दुहाई दे रहे हैं। देश की संसद में वंदे मातरम, स्कूलों में वंदे मातरम, मदरसों में भी वंदे मातरम, क्योंकि देश का राष्ट्रगीत सुनते ही हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है और रगों में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है। मगर फिर भी कुछ कट्टरपंथी और मजहबी सियासत करने वाले लोग वंदे मातरम को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, वो भी तब जब देश आजादी के 80वें साल की जश्न की तैयारी कर रहा है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी धर्म की राजनीति से बाहर नहीं निकल रहे। वो कह रहे हैं कि उन पर वंदे मातरम थोपा नहीं जा सकता। अगर कोई चीज़ जबरदस्ती किसी भी थोपी जाती है तो यहाँ पे कानून है, यहाँ कोर्ट कचहरी है, उससे फैसला होगा लोगों का। लेकिन वो गाएं हम सुनेंगे। ये पहली बार नहीं जब अबू आजमी ने धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश की। वो पहले भी राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर चुके हैं। अबू आजमी यहाँ तक कह चुके हैं कि अल्लाह की इबादत करने वाले मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाएगा। और यही बात हैदराबादी भाईजान ओवैसी भी कह चुके हैं कि अगर इस्लाम को मानने वाले वंदे मातरम गाएंगे तो मुस्लिम नहीं रह पाएंगे। मेरे मजहब में, मेरे रिलीजन में ये कहा गया है कि अल्लाह जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाए, चांद बनाए, इंसान बनाए, सारी दुनिया बनाए, हम उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूँ। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा? तो आप तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन कर रहे हैं। मतलब राष्ट्रगीत गाने से धर्म बदल जाएगा। ये कैसी सोच है जो अधिकार के लिए संविधान की बात तो करती है, मगर जब राष्ट्रीय गौरव का विषय सामने आता है तो इन्हें धर्म की याद आ जाती है। लेकिन ऐसे कट्टरपंथियों को सीएम योगी ने दो टूक जवाब दिया है। भारत का तिरंगा हर घर में लहराना चाहिए, वंदे मातरम का गान हर संस्था में होना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि वंदे मातरम अब कानून बन चुका है। राष्ट्रगीत का अपमान करने पर अब 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। कल 15 अगस्त को पहली बार लाल किले की प्राचीर से भी राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा, मगर फिर भी वोट बैंक की खातिर कुछ कट्टरपंथी देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में एक और नया खुलासा सामने, एक नया मूड सामने आया। इस एयरबस की जांच की गई तो शुरुआती जांच में सामने आया कि करीब 4 सेकंड तक इस विमान के अहम फ्लाइट कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे थे। यानी 4 सेकंड तक विमान में सवार सारे के सारे लोग सिर्फ भगवान भरोसे थे, क्योंकि इस समय तक के बीच में विमान के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम काम करना बंद कर चुके। 4 अगस्त 2026 फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट हवा में अचानक हिचकोले खाने लगी। टर्बुलेंस इतना भयंकर था कि कुछ ही सेकंड में प्लेन 300 फीट नीचे आ गया, जिससे विमान के अंदर चीख पुकार मच गई। यात्रियों के सिर छत से टकरा गए, सीलिंग डैमेज हो गए। हादसे में 20 यात्री और 4 क्रू मेंबर घायल हो गए। मगर जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि पायलट गांजे के नशे में विमान उड़ा रहा था। वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, जिससे 137 यात्री हवा में भगवान भरोसे थे। पायलट का डोप टेस्ट किया गया। शुरुआती स्क्रीनिंग टेस्ट संदेहास्पद रहा, लेकिन दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट करवाया गया तो पायलट का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया। कैप्टन के शरीर में गांजे की मौजूदगी की पुष्टि हुई। 11 अगस्त को ये टेस्ट रिपोर्ट सामने आने के बाद एयर इंडिया से लेकर पूरे एविएशन सिस्टम पर सवाल उठे। आनंद फानन में जांच बिठाई गई, लेकिन अब एयरबस की रिपोर्ट ने गांजे वाली स्टोरी में बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। एयरबस की शुरुआती ब्लैक बॉक्स जांच में खुलासा हुआ है कि फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट AI2379 के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम एक साथ फेल हो गए थे, जिससे 4 सेकंड तक विमान पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया था। इतना ही नहीं, ऑटो पायलट भी डिस्कनेक्ट हो गया था। कंट्रोल इनपुट का असर नहीं हुआ और विमान 300 फीट नीचे आ गया।
दरअसल हाइड्रोलिक सिस्टम विमान को चलाने में मदद करते हैं। हालांकि कुछ सेकंड बाद तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम दोबारा काम करने लगे और पायलट ने विमान पर कंट्रोल पा लिया। वहीं एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। AAIB इस हादसे के कई पहलुओं को खंगालेगी, जैसे विमान की ऊंचाई अचानक क्यों बदली, उस समय विमान के सिस्टम किस स्थिति में थे, मौसम और टर्बुलेंस की क्या भूमिका थी, विमान के दोनों पायलट ने क्या एक्शन लिया, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्या दर्ज हुआ। इन सारे सवालों के जवाब आने के बाद ही पता चल पाएगा कि 137 यात्रियों की जान आफत में डालने के पीछे पायलट के गांजा पीकर प्लेन उड़ाने वाली वजह थी या हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर 13,000 करोड़ के ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड वीरेंद्र बसोया भारत में। दुबई से लाया गया बसोया से जांच एजेंसीज पूछताछ करेंगी। महिपालपुर ड्रग्स केस से शुरू हुई जांच की कड़ियां पुणे समेत देश से लेकर विदेश तक पहुंची और अब बसोया से पूछताछ में इस पूरे ड्रग नेटवर्क के चेहरों का खुलासा होने की उम्मीद है। बड़ा किंगपिन है ड्रग्स से जुड़ा हुआ, जिसे दुबई से रिपोर्ट करके एनसीबी भारत लाई है। 13,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स सिंडिकेट में बड़ा एक्शन, जिसका पुणे में 6,000 करोड़ के ड्रग्स केस से है कनेक्शन, जो भारत से भागकर दुबई में छिपा था। नाम है वीरेंद्र सिंह बसोया उर्फ वीरू, जिसे जांच एजेंसीज 13,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बता रही है। वो अब शिकंजे में आ चुका है। उसे अब यूएई से भारत लाया गया है। दुबई से भारत लाए गए वीरेंद्र सिंह बसोया से अब पूछताछ होगी, जिसमें पूरे ड्रग्स नेटवर्क का राज खुलेगा। ड्रग्स सिंडिकेट को पूरी तरह से खंगालने की कोशिश जो यहाँ पे की गई है और पूरे तरीके से यहाँ पर इससे गहन पूछताछ कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ तस्वीर में आप देख सकते हैं जिस तरीके से उसको बाहर लिया जा रहा है और वो यहाँ से अब निकलता हुआ नजर आएगा इन गाड़ियों के अंदर। ये एनसीबी की बड़ी कार्रवाई और बड़ी उपलब्धि इसे माना जा रहा है। वीरेंद्र सिंह बसोया जो कि वांछित चल रहा था और उसके बाद इसको यहाँ से एनसीबी लाया गया था मुख्यालय के अंदर, जहाँ पे गहन पूछताछ के बाद वहाँ से इसको लिया जा रहा है। दरअसल 1 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के महिपालपुर में स्पेशल सेल ने ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी थी, जिसकी कड़ियां दिल्ली से पंजाब, गुजरात से मुंबई और भारत से विदेशों तक जुड़ी थी। जांच में वीरेंद्र सिंह बसोया का नाम मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया था। पता चला था कि बसोया विदेश में बैठकर इस नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। उसके संपर्क दुबई, ब्रिटेन, मलेशिया, पाकिस्तान और थाईलैंड तक थे। आरोप है कि ड्रग्स की सप्लाई दक्षिण अमेरिका से दुबई और फिर दुबई से भारत तक पहुंचाई जाती थी। ऑपरेशन ग्लोबल हंट के जरिए सलीम डोला के बाद ये दूसरा बड़ा किंगपिन है ड्रग्स से जुड़ा हुआ, जिसे दुबई से रिपोर्ट करके एनसीबी भारत लाई है और अब कोर्ट में पेश करके इसकी रिमांड ली जाएगी और फिर इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। जांच की आंच बसोया के परिवार तक भी पहुंच चुकी है। उसके भाई रविंद्र बसोया की गाड़ी से ड्रग्स बरामद होने का दावा किया गया। बेटे ऋषभ बसोया पर भी नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप लगा। जांच एजेंसीज के मुताबिक बसोया के परिवार के कुछ सदस्य भी इस नेटवर्क की जांच के दायरे में आए और तभी से वीरेंद्र सिंह बसोया को भारत लाने की तैयारी हो रही थी। अब लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद एनसीबी उसे यूएई से भारत ले आई। बसोया की वापसी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर बड़ा संदेश दिया। अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार विदेशों में छिपे नशा तस्करों को लगातार ढूंढ रही है और उनके पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। नशा तस्कर दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाएं, भारतीय कानून की पहुंच से बच नहीं सकते। अब तक जांच एजेंसीज ने ड्रग नेटवर्क की कई कड़ियां जोड़ ली हैं। भारी मात्रा में बरामदगी हुई, कई गिरफ्तारियां हुई और चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। दिल्ली के महिपालपुर के एक ड्रग रेड से शुरू हुई कहानी अब दुबई से लौटकर उसी मास्टरमाइंड तक पहुंच गई है। 13,000 करोड़ के ड्रग सिंडिकेट की सबसे अहम कड़ी अब भारत में है। बसोया से पूछताछ होगी तो उम्मीद है कि ड्रग्स के इस पूरे साम्राज्य के पीछे छिपे हर चेहरे से पर्दा उठेगा। साहिल केरनी के साथ प्रमोद शर्मा, दिल्ली, जी मीडिया। अब बात हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की, जो इस वक्त बड़े संकट के मुहाने पर है। शिमला के शकराला गांव में कभी भी एक बड़ी त्रासदी आ सकती है। पहाड़ खिसकने से 150 मकान कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। लगातार घरों में दरार पड़ रही।
जमीन धंस रही, लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं। लेकिन बड़ी आपदा के डर के बीच कैसे वहां जीवन चल रहा है, ये दिखाता हूं मैं आपको। पहाड़ धंस रहा है। लास्ट ईयर इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि हमारे घरों में दरारें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हम पूरी रात बाहर रहते थे। अब इस साल बारिश कम है पर फिर भी वो दरक ही रहा है, दरारें वैसी की वैसी है। घरों में दरार है, चेहरे पर खौफ है। पूरे लोगों को थोड़ा सा लगता है बरसात में कि पता नहीं कभी कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए। खौफ उस आपदा का जो कभी भी 150 परिवारों की जिंदगी निगल सकती है, क्योंकि हर दिन घरों और जमीन की दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। ये तस्वीर है शिमला से सटे शकराला गांव की, जहां पर्यटक साल भर अपने बेहतरीन पल बिताने के लिए आते हैं। लेकिन शकराला गांव के लोग पल पल आपदा के साए में जी रहे हैं। पूरा पहाड़ धीरे धीरे खिसक रहा है। घरों में मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं, दीवारें टेढ़ी हो चुकी हैं। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसकी छत, दीवार या आंगन में दरार ना हो। दरअसल शकराला गांव के जो तमाम मकान हैं, यहाँ मकानों पर बड़ी बड़ी दरारें देखी गई हैं। तस्वीरें देखिए, जी मीडिया इस वक्त ग्राउंड जीरो से आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। आपको नजर आ रहा होगा कि एक बड़ा गैप बेसमेंट और मकान पर यहाँ देखा जा रहा है। इसके अलावा जो सुरक्षा दीवार मकान के ठीक पीछे दी गई थी, वो भी यहाँ पर टेढ़ी होती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह की तस्वीरें मकानों में देखने के लिए मिल रही हैं। आप देखेंगे ये तस्वीरें की यहाँ देखिए, ये जो सुरक्षा दीवार यहाँ पर ठीक मकान के पीछे दी गई थी, ये पूरी तरीके से टेढ़ी हो चुकी है। और ये जो पूरा रास्ता है, ये भी साफ तौर पर दिखा रहा है कि यहाँ पर जो जमीन है वो धंसती हुई नजर आ रही है। शकराला इलाके में 150 से भी ज्यादा मकान हैं, जहां सैकड़ों लोग रहते हैं, मगर हमेशा डर और खौफ के साए में जी रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से जमीन खिसक रही है और मकानों में दरार पड़ रही है। लेकिन बारिश के मौसम में लोगों की मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। लास्ट ईयर इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि हमारे घरों में दरारें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हम पूरी रात बाहर रहते थे। अब इस साल बारिश कम है पर फिर भी वो दरक ही रहा है, दरारें वैसी की वैसी है। अब आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। जो खबर आपको दिखाई थी कल, चमोली में टनल में 24 जिंदगियों के कैद हो जाने। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन उस टनल के अंदर क्या हुआ था, कैसे अचानक एक घटना घटित हुई, वहां की रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। पीपल कोटी की टीएसडीसी की इस टनल में मैं मौजूद हूं और आप ये देखिए इस टनल में किस तरीके से यहाँ पानी भरा हुआ है। ये देखिए, मैं जूतों से ज़्यादा पानी में जा चुका हूँ। ये टनल है जिसमें जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। आप देखिए, अब करीब इतना मैं पानी के अंदर पहुँच चुका हूँ, लगभग घुटनों तक यहाँ पर पानी है। और इसी पानी से होते हुए आगे की ओर जहाँ रेस्क्यू चल रहा है वहाँ की ओर जाना है। और इसी तरीके से पूरा ये पानी है। अगर यहाँ से आपको दिखाऊं हर वो तस्वीर, तो आप देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा इस टनल में इस वक्त पानी है। और लगातार ये पानी क्योंकि ज़्यादा पानी है, इस वजह से रेस्क्यू होने में दिक्कतें हुई हैं। और इसीलिए ये कोशिश है कि ये जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। और पानी अगर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन उतना ही आसान होगा। जी मीडिया पर हर वो तस्वीर देखिए, वो तस्वीरें नहीं जो आपदा प्रबंधन के या अन्य लोगों के द्वारा रेस्क्यू की आ रही हैं, वो तस्वीर जो जी मीडिया इस वक्त आपको दिखा रहा है। मैं उसी पानी के बीच से जा रहा हूं जहां 3 लोगों की तलाश चल रही है। इस पानी के बीच से होता हुआ आपको ये दिखा रहा हूं कि कैसे ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है। जी मीडिया की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए इस टनल में जो डराती है, और तब जब एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चल रहा है। हर वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से ये बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप भी हैं। हमें नहीं पता पानी कितना ज़्यादा है, लेकिन जिस तरीके से हमने लोगों से पूछा है उसी रास्ते पर हम आगे जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जी मीडिया पर हर वो तस्वीर रेस्क्यू की आपको दिखाएं। कितना चुनौतीपूर्ण है, कितने मुश्किल हालात हैं, लेकिन ये कवरेज आपको इसी तरीके से देखती रहनी है। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, पीपल कोटी टीएसडीसी टनल। 150 फीट अंदर 12 जिंदगियों की जद्दोजहद लगातार जारी है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है।
हमारे सहयोगी वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं। टनल हादसे का मंजर दिल दहलाने वाला है, खौफनाक है। उसकी 4 तस्वीरें जरा देखिए। तेज आवाज के साथ अचानक से भूस्खलन होता है, मलबा टनल के अंदर घुस जाता है। इस धक्के से कई लोग दूर जाकर गिरते हैं, कुछ लोग मलबे में दब जाते हैं। हादसे में अब तक 7 मजदूरों की मौत की सूचना सामने आ चुकी है। राहत बचाव का काम अभी भी जारी है। बेहतर बात यह भी है कि 12 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और 3 मजदूर अभी भी लापता हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर घटना हुई है, उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे। उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर मुल्क के नाम संबोधन में वहां के पीएम शहबाज शरीफ कुछ ऐसा बोल गए जिसे सुनकर पाकिस्तानी अवाम हंस रही है। अवाम कह रही है कि शहबाज को प्रधानमंत्री चुना था मगर वो तो स्टैंड अप कॉमेडियन निकले। पाकिस्तान ने स्वतंत्रता दिवस तो मना लिया, लेकिन फील्ड मार्शल जनरल मुनीर के आगे हमेशा स्टैंड अप की मुद्रा में रहने वाले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की स्टैंड अप कॉमेडी बरसों तक याद रखी जाएगी। वो अपनी आपको वो बयान हम सुनवाएंगे जिसे सुनकर हिंदुस्तानी क्या पाकिस्तानी आवाम भी लोटपोट हो रही होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको कॉन्टेक्स्ट बता देते हैं। दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में शहबाज शरीफ ऑपरेशन सिंदूर में भारत पर पाकिस्तान की जीत की बात कर रहे थे। ये दुनिया जानती है कि 4 दिन के ऑपरेशन में जब चौतरफा मार पड़ने लगी तो शहबाज शरीफ को चीन से लेकर अरब और अमेरिका में बैठे अपने आकाओं के गुहार के सिवा और कुछ नहीं सूझ रहा था। सीज फायर के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान गिड़गिड़ाए, लेकिन अब शहबाज का ये बदला पैंतरा देखिए। ये बात सही है कि किसी जंग में बुरी तरह हारने के बाद जीत का दावा करने की मिसाल कहीं और नहीं मिलेगी। और इससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान उस हार की धूल झाड़कर फिर से हिंदुस्तान से जंग की बात कर रहा है। ईरान और अमेरिका की जंग अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। ईरान की रणनीति अब लंबी जंग खींचने की है, जिसमें स्लीपर सेल, लोन वुल्फ अटैक, साइबर वॉर और हॉर्मूज के जरिए दबाव बनाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या अगला वार ईरान के बाहर होगा या अमेरिकी जमीन पर होगा? क्या अमेरिका को घर में घुसकर मारेगा ईरान? क्या अमेरिका पर ईरान प्रॉक्सी वॉर करेगा? सवाल उठे कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग का अंत कब होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच डील डिप्लोमेसी में ईरान ने अमेरिका को ऐसी धमकी दी है जिससे ट्रंप की नींद उड़ सकती है। ईरान की आर्मी IRGC के वरिष्ठ सलाहकार रजा नकवी के मुताबिक अमेरिका के साथ जंग को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल के आखिर तक खींचा जा सकता है। उनका तर्क है कि अमेरिका के साथ लंबी जंग से ईरान अनुभव हासिल करेगा और अपनी ताकत को और मजबूत करेगा। लेकिन सवाल है कि आखिर ईरान का नेक्स्ट प्लान क्या है? मतलब ईरान का US में घुसकर वॉर करने के पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? प्लान नंबर 1, स्लीपर सेल। अमेरिकी जमीन पर ईरान के लिए सबसे बड़ा हथियार उसकी मिसाइल नहीं, उसका एजेंट नेटवर्क। अमेरिकी अधिकारियों ने पहले ईरानी खुफिया गतिविधियों और उसके सहयोगी नेटवर्क को लेकर चेतावनी दी है। FBI भी ईरानी शासन और उसके सहयोगी संगठनों से पैदा होने वाले खतरों को लेकर निगरानी की बात कहता है, जिसकी वजह से तुर्की में ट्रंप को अपना विमान तक बदलना पड़ा था। प्लान नंबर 2, लोन वुल्फ अटैक। दूसरा खतरा लोन वुल्फ अटैक का है। अमेरिका में मौजूद कोई ईरानी बिना किसी बड़े आतंकी संगठन से सीधे संपर्क अकेले हमला करने की कोशिश कर सकता है, यानी कम लोग, छोटा ऑपरेशन, लेकिन अमेरिका में बड़ा डर पैदा करने की कोशिश हो सकती है। प्लान नंबर 3, साइबर वॉर।
ईरान का तीसरा हथियार हो सकता है साइबर अटैक, जिसके जरिए बैंकिंग सिस्टम, सरकारी नेटवर्क, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम टारगेट हो सकते हैं। यानी बम गिराए बिना भी अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने ईरान से जुड़े साइबर खतरों को लेकर पहले ही चेतावनी दी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले।